हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, रेलवे भर्ती 2024 पर हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी एएलपी और टेक्नीशियन के पदों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद आपको आरपीएफ के बारे में पता चल चुका है। तो रेलवे का एक फिक्स कैलेंडर होने जा रहा है जो हर साल भर्ती करेगा। बहुत अच्छी खबर है, पर थोड़ा-सा दुखद खबर अगर मैं इसमें बोलूँ, तो ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज़ बड़ी लिमिटेड कर दी गई हैं। अब इनका कहना ये है कि हम हर साल वैकेंसीज़ निकालेंगे, तो इसलिए अब हम कम-कम वैकेंसीज़ देंगे। और ग्रुप डी, आपको मालूम है कि भई ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ हैं, 2019 में आई थी और वो 1 लाख वैकेंसीज़ थी। 2018 में भी आई, वो भी 60,000 के आस-पास, वो 90,000 के आस-पास वैकेंसीज़ थी। तो वैकेंसीज़ तो 18-19 में जब लगातार इतनी आ सकती हैं और अब 5 सालों से वैकेंसीज़ नहीं है, तो फिर इस बार क्या 1 लाख वैकेंसी आ पाएँगी ग्रुप डी जैसे उसमें? तो ये अपने आप में बच्चों के लिए बड़ा मतलब संशय बना हुआ है। हालाँकि 1 लाख की आप उम्मीद बिल्कुल मत करके चलना, क्योंकि इनका ये टारगेट है कि वरना फिर बच्चा हर साल इतने की उम्मीद करेगा। तो यहाँ आप अगर ग्रुप डी पे भी उम्मीद करते हो, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की उम्मीद मत रखना। एनटीपीसी में पिछली बार 35,000 वैकेंसीज़ आई थी, क्या इस बार 35,000 नहीं, इस बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अंडर 10 ही इसको रख देंगे, अगर ये कितनी भी कोशिश करें तो। पर अच्छी बात सिर्फ एक है कि ये हर साल आएँगी, बच्चे को मौका जो 5 साल में एक बार मिलता था, वो हर साल मिलने लगेगा। और अभी ये सिर्फ इनके कहने की बात है, या एक्चुअल में ऐसा करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, इस बात को नहीं कहा जा सकता। फिलहाल चूँकि इन्होंने जो बताया है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से मार्च तक हर साल एएलपी की वैकेंसीज़ आ जाएँगी, ये इन्होंने बताया था। अप्रैल से जून तक टेक्नीशियंस की वैकेंसी आ जाएँगी, जिसके बारे में ये बता चुके हैं, और ये फॉर्म आने वाले हैं टेक्नीशियन के, ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। आगे बात करें कि भाई जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं, यानी टेक्निकल की अलग वैकेंसीज होती हैं, एक नॉन टेक्निकल की अलग होती है, जिसको हम एनटीपीसी की वैकेंसीज बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म नॉन टेक्निकल का एनटीपीसी होता है। तो ये जो एनटीपीसी है, ये जो जॉब होती है, अब आपने टेक्नीशियन देखा, एएलपी देखा, तो ये बहुत छोटे ग्रेड की जॉब है। ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, बहुत छोटे ग्रेड की जॉब है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाली जॉब है रेलवे में, ये काफी अच्छी मानी जाती है। इसका कारण ये है कि ये लेकर के क्लर्क, हेड क्लर्क से लेकर के स्टेशन मास्टर तक आप इसी के थ्रू बनते हैं। तो ये लेवल 4, 5, 6, जो 6 लेवल होता है, ये स्टेशन मास्टर तक का होता है। हालांकि बीच में लेवल 5 और लेवल 4 पे भी बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट हैं। अगर मैं इसमें सैलरी काउंट करूं, तो ये आप ये मान के चलिए, अगर आप सैलरी की काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ 45,000 से सैलरी लगभग-लगभग ऐसी, अगर स्टेशन मास्टर की आप सैलरी देखोगे, तो वो करीब 65 के तक यहाँ पर सैलरी बनेगी। तो लेवल के हिसाब से मान लो लेवल 4 है तो 45, किसी अच्छी सिटी में तो 50 भी बन जाएगी लेवल 4 पे। लेवल 5 पे जो सैलरी है, ये करीब-करीब 55 के आस-पास बन जाएगी, और लेवल 6 की सैलरी 65-70 के बीच में रहेगी। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि नॉन टेक्निकल का एक और लेवल होता है 2 एंड 3, क्योंकि ये जो 4, 5, 6 है, ये ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। और जो लेवल 2 एंड 3 होता है, यानी 4 से जो नीचे है, लेवल 2 होता है एलडीसी लेवल, और लेवल 3 होता है कांस्टेबल लेवल। इनको अगर मैं वैसे बोलूं जिससे आप जानते हो, तो भाई ये जो सैलरीज होती हैं, अब एक क्लर्क की सैलरी आपकी 32,000 से लेकर के, और एक जो आपकी लेवल 3 पे बनेगी, ये करीब 40 के तक। तो ये जो सैलरीज बनेंगी, ये अंडर ग्रेजुएट है। मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास हो तो आपको एनटीपीसी के लेवल 2 और 3 में जॉब मिल जाती है। पर क्या एनटीपीसी के लिए क्या करना पड़ता है सर? तो वो सारा प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात कि भाई ये जो फॉर्म है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में पड़ेंगे। अब जैसे इनकी बात थी तो ये फॉर्म जनवरी में आ गए, पहले महीने में। इनकी बात है तो ये फॉर्म अप्रैल में आ रहे हैं, और इनकी बात है तो ये फॉर्म जुलाई में आएंगे। फिर आने चाहिए, जैसे ये पहले महीने में ही आ रहे हैं, लिख रहा है चाहे जुलाई से सितंबर, पर जो रिकॉर्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि इनमें से पहले महीने में आ जाएंगे। अब यहाँ भी अक्टूबर से दिसंबर, ये है आपकी लेवल 1, जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं। इसको ये लेवल 1 बोलते हैं। अब ग्रुप डी जैसा शब्द खत्म हो गया, क्योंकि इससे लोग नीचा फील करते थे। ठीक है? तो लेवल 1 की पोस्ट, यानी सरकारी नौकरी, उसकी शुरुआत जिस पोस्ट से होती है वो ये है। यानी सबसे नीचे की पोस्ट सरकारी नौकरियों में ये मानी जाती है लेवल 1 की पोस्ट। तो अक्टूबर से दिसंबर तक। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब फॉर्म इनमें से कोई से महीने में आएंगे, पर जो रिकॉर्ड बता रहा है वो ये कह रहा है कि अक्टूबर में भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी अक्टूबर की रहेगी। तो ये सारा मैंने आपको बहुत अच्छे से कैलेंडर समझा दिया है। अब बात आती है सर इनका एग्जाम कब कब होगा। जैसे एएलपी का एग्जाम घोषणा हो गई है कि जुलाई अगस्त में होगा। इसकी एग्जाम की घोषणा टेक्नीशियन वाले पदों की जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर हो गई है। तो ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की बोलेंगे, तो ये तो अगले साल जाएंगे, मतलब अगले साल जनवरी फरवरी में हो सकता है एग्जाम चल रहा हो, या दिसंबर जनवरी में चल रहा हो। तो ये इस तरीके से पूरा पूरा शेड्यूल है आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरह की बातें करूँगा, क्योंकि टेक्नीशियन की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपके जो पहला एएलपी है उसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करूँगा सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी की, क्योंकि यही वैकेंसीज आगे आने वाली हैं। हालांकि बीच में आरपीएफ, जो इस कैलेंडर में जिक्र तक नहीं था, तो 14 अप्रैल को आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि वो इसके अंडर नहीं आ रहा होगा किसी तरीके से, क्योंकि उसका कुछ प्रोपोर्शन आरआरबी लेती है, कुछ आरपीएफ खुद कराता है, तो इसलिए उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा। यहाँ पूरा वो रखा है जो आरआरबी पूरा प्रोसेस कराती है। ठीक है? क्लियर? तो आरपीएफ का 14 अप्रैल से फॉर्म आ रहे हैं, या 15 अप्रैल से सॉरी, और 14 मई लास्ट डेट है। तो वो आरपीएफ की अलग वैकेंसीज है, 4608 वैकेंसीज वो अनाउंस 4660 वैकेंसीज वो अनाउंस हो चुकी है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। अभी तो 5 तरह की वैकेंसी हो गई, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, अब एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी। तो 5 तरह की ये पोस्ट है। तो मैं सिर्फ 2 पोस्ट पे बात करने वाला हूं। अगर हम एनटीपीसी की बात करें, जिसमें मैंने बोला कि भाई आपका जो है कि कहां से लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक जिसमें आप बनते हो, जिसमें 12th भी चाहिए कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप 12th है तो आप कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है एनटीपीसी में, और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, नॉर्मल 12th, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक होता है कि आपको इसमें चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो भाई एनटीपीसी में हर बच्चे को, चाहे 12th का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, आपको जो है 2 सीबीटी देने पड़ते हैं। एक फर्स्ट स्टेज का सीबीटी, एक सेकंड स्टेज का सीबीटी। अब जो सीबीटी 1 होता है, ये तो सबके लिए कॉमन होता है। बाकी जो सीबीटी 2 होता है ना बच्चों, ये हर लेवल पे अलग-अलग होता है। वो लेवल 2 और 3 के लिए एक सा सीबीटी 2 हो जाएगा, लेवल 4 के लिए अलग सीबीटी 2 है। तो एक बच्चे ने अगर वो अलग-अलग फॉर्म सारे लेवलों में फॉर्म भर रखा है, तो उसको अलग-अलग सीबीटी 2 देने पड़ते हैं। क्लियर? चलो, अब टाइपिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये टाइपिंग क्या देना ही होता है सबको? नहीं, क्योंकि जिनमें कुछ पोस्ट क्लरिकल जॉब की होती हैं। अब जैसे स्टेशन मास्टर है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टेशन मास्टर के उस नाम को सब जानते हैं। हालांकि बहुत सारी तरह की पोस्ट है एनटीपीसी के अंडर, तो जो उसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको सीबीएटी बोलते हैं, वो बाद में किया जाता है, जो एएलपी में भी होगा आपका लगभग, है ना? तो टाइपिंग एप्टीट्यूड जो है सभी पोस्ट के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए वहां टोटल अगर 10 तरह की पोस्ट है, तो 10 में से हो सकता है 4 में ही आपका टाइपिंग टेस्ट पूछा जाए, स्किल टेस्ट। ठीक है? कुछ में तो बिना टाइपिंग के सिर्फ आपने 2
सीबीटी निकाले, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और मेडिकल कराओ, आपका खत्म, ठीक है। और लास्ट में डीवी होती है। तो किन-किन पोस्ट पे टाइपिंग होती है वो भी आपको नोटिफिकेशन आने पे सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। पर हालांकि टाइपिंग चीज इतनी मुश्किल नहीं है, 30 डब्ल्यूपीएम की टाइपिंग चाहिए इंग्लिश में, जस्ट क्वालिफाइंग, तो कोई भी कर लेता है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो टाइपिंग के साथ जॉब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है, नॉन टाइपिंग वालों की थोड़ी हाई जाती है। अगर आप थोड़े से पढ़ने में वीक है तो आपको फिर टाइपिंग कर लेनी चाहिए। तो ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहां पर सीबीटी 1 ही होता है और एक ही टेस्ट होता है बस। इस टेस्ट के बाद आपका सीधा फिजिकल। क्या इसमें ग्रुप डी में फिजिकल होता है? जी हाँ, होता है। मैं अभी दिखा रहा हूं क्या होता है फिजिकल में, और फिर डीवी। तो एक पेपर होता है जो इससे अलग, इसका सीबीटी 1 अलग होगा एनटीपीसी का, उसका अलग तरह का होता है, लेवल भी अलग है, सिलेबस में थोड़ा चेंजेस भी हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर मैं देखूं कि बच्चों पहले एनटीपीसी जो आई थी ये 2019 में आई थी, ये 35,277 वैकेंसीज थी। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन हम लोग करके आए हैं। तो इसमें फॉर्म आए थे 1 मार्च 2019, पूरा रिकॉर्ड देख लेना उठा के। और ये फेज 1 to 5 जो एग्जाम था, क्योंकि देखिए 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक ये चला था, क्योंकि बीच में कोरोना जैसी चीजें आ गई थी तो बड़ी दिक्कत हुई थी। तो इसलिए काफी ये डिले चली भर्ती। 19 की भर्ती आई हुई, 22 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 20 और 21 में पूरा कोरोना खा गया था, इस वजह से ये इतना डिले हुआ प्रोसेस। बाकी आप ये सारी चीजें, सारी डेट्स वगैरह देख सकते हो कि कब-कब। और देखिए इसमें जो असली चेंज आया वो आया इसमें जून 2022, यानी जब ये शुरू हो गया, मई 2022 के बाद। उससे पहले क्या चल रहा था कि भाई ये पेपर है, कभी बीच में कोरोना आ गया, 2 बार खलल डाली कोरोना ने, तो ये फिर यहां से बहुत तेजी से प्रोसेस हो गया। तो कुल मिलाकर इस भर्ती को पूरा होने का जो एक्चुअल टाइम है वो 8 से 10 महीने का तो रहेगा ही रहेगा किसी भी हालत में टेस्ट के बाद, ठीक है, चाहे वो कितना भी तेजी से कर लें। और क्योंकि इसमें स्टेज इतनी है, अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग तरह की कैटेगरीज हैं, किसी की ज्वाइनिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी, किसी की बाद में होगी, ऐसा भी होगा। अब मैं यहां पर ग्रुप डी की बात कर लेता हूं, तो देखिए कितनी भारी भरकम पोस्ट आई थी, 1,03,769। इतनी पोस्ट थी क्या? हाँ, इतनी ही पोस्ट थी। और एप्लीकेशन भरवाए गए थे फॉर्म 12 मार्च 2019, लगभग एनटीपीसी के साथ। और ये भर्ती तो अप्रैल 2023 तक पूरी हुई है पिछले साल। तो सर 4 साल कैसे लग गए? तो भाई इसमें 4 साल इसलिए लग गए कि आप देखो यहां पर 3.5 साल बाद तो एग्जाम ही हुआ। एग्जाम के लिए लोगों ने क्या-क्या नहीं किया, यहां पर ट्विटर अभियान सब कुछ करे, क्योंकि सरकार को कभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने फॉर्म आ जाएंगे। तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आया और उनका ऑनलाइन एग्जाम कराना, एजेंसी आराम से नहीं मिल रही थी, और फिर वो एग्जाम भी कई फेजेस में चला, है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा चला था। अब सोचो कि ये एग्जाम एक बार हो गया तो फिर प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अक्टूबर में देखिए एग्जाम हुआ, रिजल्ट सब फिजिकल वगैरह सब होकर के 12 जनवरी 2023 को तो फिजिकल करा दिए थे। 12 जनवरी 2023 तक फिजिकल हो गए थे। तो ये अक्टूबर से जनवरी सिर्फ 3-4 महीने में, जब लास्ट टाइम पे एग्जाम हुआ 17 अगस्त को शुरू हुआ, 11 अक्टूबर तक एग्जाम चले। कितना लंबा प्रोसेस था। इसके बाद 3 महीने लगे फाइनल होने में, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। कुल मिलाकर के एग्जाम एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ग्रुप डी का भी प्रोसेस क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, बस एग्जाम कराने की तक की बात है। अगर इसको करें तो भैया 6 से 8 महीने के अंदर अगर ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसा इन्होंने किया भी है, ठीक है। चलो ये ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है वो जोन वाइज बटी हुई होती है। जैसे रेलवे के जितने भी 18-16 जोन हैं, उन सारे जोन के हिसाब से ये जो है कैटेगरी वाइज बटी हुई होती है कि जनरल में कितनी है, इस जोन में, उस जोन में कितनी है। तो आपको एक जोन चुनना होता है कि जहां पर ज्यादा पोस्ट आई हैं उस जोन को मैं चुनूं। और जोन वाइज देखिए, जोन का आपको ये भी देखना है कि पोस्ट किसमें ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा है उसमें ऐसा होता है बहुत सारे लोग उसी में फॉर्म डाल देते हैं, मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि ज्यादा फॉर्म आने की वजह से वैकेंसीज का रेशियो ही कम रह जाए, अब वहां की कट ऑफ उठ जाए। एक तो पहले ही आपने इतना दूर का जोन चुना, ऊपर से उसकी भी कट ऑफ मान लो नॉर्मल जोन को भी पार कर गई, तो ऐसी भी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ अपने जोन के अलावा कहीं और भरते ही नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप जोन भरेंगे इस फॉर्म में, हालांकि अक्टूबर में फॉर्म आएगा, तो जब जोन भरेंगे बड़ी सावधानी से भरें, और प्रीवियस ईयर को मैं पूरा छानबीन करके लेके आऊंगा। उस टाइम पे आपका फॉर्म भरवाऊंगा बहुत सावधानी से, ताकि आपको एक ऐसा फायदा मिले कि कम नंबर पे भी आपको नौकरी मिल सके। वरना ऐसा हो जाता है कि एक ही जोन में तो आप फॉर्म भर सकते हो और फिर उस जोन की हाई कट ऑफ चली जाए, आपको लगे कि यार मेरे तो 70 नंबर आए, और मैंने जिस जोन को चुना वो 72 पे उसकी कट ऑफ गई है, और लोगों को 63 पे भी नौकरी मिल गई है मेरी कैटेगरी में। तो फिर ये आपके चुनाव में कमी रही है ना। पिछली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो पिछली बार जो एवरेज मानेंगे वो 60-70, हालांकि ग्रुप डी का पेपर टफ आया था, तो 60-70 के बीच में लगभग सबको नौकरी मिल गई थी। 60 से कम पे भी नौकरी मिली है कुछ जोनों में, ठीक है। अब अगर हम देखें कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी को, तो जनरल एंड ओबीसी की जो फीस ली जाती है वो 500 रुपए ली जाती है। और इनका तरीका ही है, जैसे अभी आरपीएफ में भी ये लोग कर रहे हैं, तो 500 रुपए फीस जमा कराएंगे, जनरल ओबीसी से 400 रुपए रिफंड करेंगे। रिफंड बहुत बाद में होता है जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है। हालांकि कहते हैं एग्जाम में बैठ गए हम आपका रिफंड कर देंगे, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब ये लास्ट में रिफंड आता है, ठीक है। और एससी एसटी एक्स-सर्विसमैन को 250 रुपए में फॉर्म है, 250 रिफंड हो जाएंगे। ये क्या प्रोसेस है, क्या तरीका इसका, भैया वो जाने, अब हम इस पे नहीं कह सकते। और अगर देखें कि भाई आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी क्या क्या एज होती है दोनों के लिए, तो 18 से 30 साल और 18 से 33 साल। ये 12th पास वाले जो है वो 30 साल तक, और 33 साल किसके लिए है, जो ग्रेजुएट है। अब यहां पर भी एक चीज आएगी, सर रेलवे अपनी हर भर्ती में 3 साल की छूट दे रहा है, तो ये भर्ती भी कोरोना के बाद पहली बार आ रही है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो क्या यहाँ 3 की छूट मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी, क्योंकि आरपीएफ में ये कह करके दी गई है छूट कि कोरोना के बाद पहली भर्ती, तो इसलिए 3 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर भी जो चांसेस रहेंगे जनरल की एज के हैं, तो 12th लेवल पे 33 जा सकती है, और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे तो 36 जा सकती है। मान लो ओबीसी तो 3 साल की और छूट बन जाएगी, एससी एसटी तो फिर 36 में 5 और जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये किया जा सकता है, पर अभी क्लैरिटी नहीं है इस पर ऐसा करा है उन्होंने, इस वजह से मैंने ये बातें आपको बताई है। ग्रुप डी में नॉर्मली एज रहती है 18 से 30, और सम पोस्ट, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं इसमें कि 18 से 33 भी वहां होती है। हालांकि ये गलत लिखा है इस तरफ मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें पोस्ट अलग अलग नहीं होती, यहाँ पर एक ही तरह की पोस्ट होती है ग्रुप डी में, और वो 18 से 30 होती है। 18 से 30 एज रहेगी, 3 साल की छूट यहां भी देनी चाहिए, ये कायदा है। तो 33 और प्लस 3 प्लस 5 वो छूट ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से रहती है, क्लियर। अब यहां पर क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एनटीपीसी में जो क्वालिफिकेशन है या तो 12th या ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट इस हिसाब से होती है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे। और आरआरबी एनटीपीसी में 10th पास हो या आपने आईटीआई कर रखी है, दोनों ही एलिजिबल है, इनमें से कोई सा भी काम हो। हालांकि इससे पहले ये जो 2018 या उससे पहले पोस्ट आती रही हैं, तो 10th प्लस आईटीआई मांगते रहे हैं इसमें। लेकिन पिछली बार से 2019 से आईटीआई को कंपलसरी नहीं मान के कि 10th पास वालों को सबको मौका दे दिया गया। उसका कारण था इलेक्शन भी था, वे 10th वालों को ज्यादातर बच्चों, इसलिए करोड़ों फॉर्म भी आए। और अगर ये नहीं होता, आईटीआई इसमें कंपलसरी हो जाता, तो फॉर्म की संख्या हो सकता है 20-25 लाख तक सिमट जाती, है ना। तो अब यहाँ पर पिछली बार तो ये हुआ था, इस बार क्या कंपलसरी हो सकती है आईटीआई, तो इस बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। वे आईटीआई कंपलसरी करेंगे या नहीं करेंगे, अभी आप नहीं मान के चलिए, पिछले वाला पैटर्न ही उम्मीद है कि फॉलो होगा, वरना तो विरोध होगा। चलो
अब अगर हम देखें कि सैलरी, तो सैलरी मैंने बोला कि ये तो इतने से लेकर के और इतने तक ये जो होती है, भैया किसी पोस्ट पे लेवल 2 की है, लेवल 3 में बीच में बेसिक, लेवल 4 में ये, तो क्या सर इतने से इतने, ये बेसिक सैलरी है। तो 50% से ज़्यादा तो इसका 50% डीए, एचआरए, टीए ये सब जुड़-जुड़ा के जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन, भैया जो है क्योंकि ये लेवल 2 से शुरुआत है, तो लेवल 2 का मतलब है कि 32K से लेकर के और 65K तक अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग सैलरीज़ होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ये तो ये 18,000 से ही शुरू होता है और 18,000 से शुरू होकर के यानी जो अभी आप ग्रुप डी में जो भी आपका भाई कोई भी लगा हो, तो ये 28 से 30,000 के आस-पास ये सैलरी करीब बनती है। आप किसी से भी पूछ सकते हो। चलिए, क्लियर? बच्चे अब आप एग्जाम का एक बार प्रोसेस सुन लीजिए। एग्जाम में क्या होता है, ग्रुप डी में नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग एनटीपीसी में भी होती है। नेगेटिव मार्किंग सब में 1/3 ही होता है रेलवे में। अब अगर हम देखें कि ग्रुप डी में सिर्फ एक टेस्ट होता है और वहां 5-4 चीजें आती हैं 25-25 मार्क्स की, 25-25 क्वेश्चन, जिसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो यहां पर सॉरी 25-25 की नहीं होती, 25 की साइंस, 25 का मैथ, 30 की रीजनिंग और 20 की जीएस। तो ये आप देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस बन जाएंगे 100 मार्क्स के, और इसमें से कट ऑफ बनती है। पिछली बार का मैं आपको आइडिया दे चुका हूं कि 60 से 70 के बीच में किसी जॉन की कुछ कट ऑफ गई, किसी जॉन की कुछ कट ऑफ गई। तो ये ऐसी कट ऑफ पिछली बार रही थी। अब अगर मैं देखूं कि भाई क्योंकि पिछली बार तो 1 लाख पोस्ट थी, पेपर भी थोड़ा मुश्किल आया था, तो ऐसा ना माने कि 60-70 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि बार-बार उतनी पोस्ट नहीं आ सकती। और इस बार भी ऐसा नहीं है कि ये चांस रहेंगे कि 1 लाख पोस्ट आए, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं रुझान कैसे रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात करूं तो यहां पर 2 टियर होंगे, यानी 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में जो आता है कि 40 की आपकी जनरल अवेयरनेस। देखिए ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी की जॉब जो ये कहते हैं सर मेरी आई साइड वीक है, मुझे कलर विजन है, मुझे ये है, या मैं फिजिकल नहीं कर सकता, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एनटीपीसी हाइट वाला इशू तो ग्रुप डी में भी नहीं है, ठीक है? तो एनटीपीसी में तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। यहाँ आपको चश्मा वस्मा सब बहुत बढ़िया से चलता है। तो जनरल अवेयरनेस 40 की, मैथमेटिक्स 30 का और जनरल इंटेलिजेंस 30 की। तो कुल मिलाकर साइंस नहीं आती, साइंस ग्रुप डी में होती है। यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके जो आरपीएफ में वही यहाँ है, बस रेशो अलग-अलग है। 40 की जीएस, 30 का मैथ, 30 की रीजनिंग। तो टोटल 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो जो इसको पास करेगा फाइनली वो इस स्टेज में पहुंच जाता है और फाइनल मेरिट इससे बनती है। ये जस्ट क्वालीफाइंग है। तो 90 मिनट्स आपको मिलते हैं इसमें भी, ऊपर भी 90 मिनट्स थे। 50 की जीएस, देखिए यहाँ 40 की, यहाँ 50 की, और ये 5-5 बढ़ जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन बन जाते हैं 120 मार्क्स के सीबीटी 2 में। अब ये सीबीटी 2 जो है ये हर किसी के में आएगा यही, लेकिन अलग-अलग होगा। लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 की पोस्टों के लिए अलग, लेवल 4 की पोस्टों के लिए अलग। और आपने जितने भी लेवल के लिए अलग-अलग फॉर्म फिल किए हैं उन सब पर आप अलग-अलग इन एग्जामों में बैठ पाते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब आप अपने हिसाब से इनको चूज़ करेंगे। हालांकि मैं तब भी एक वीडियो बनाऊंगा जब आपके फॉर्म आएंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। तो फॉर्म आ रहे हैं जुलाई में, ठीक है, एनटीपीसी के, और वो सितंबर में। तो क्लैरिटी मेरे ख्याल से आ गई होगी। इसके बाद आपका सीधा डीवी होता है, या टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो डीवी और वो सब। अब मैं ग्रुप डी में फिजिकल आपको बताता हूँ। ग्रुप डी में जो फिजिकल होता है उसमें क्या करना पड़ता है? सबका होता है, जी हाँ सबका होता है ग्रुप डी में। केवल ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी में कोई फिजिकल नहीं है। तो 35 किलोग्राम आपको वजन लेके चलना होता है 100 मीटर तक 2 मिनट में। यानी 35 किलोमीटर वजन कहाँ, या तो उसको कंधे पे कोई कट्टा टाइप हो जाता है, मतलब कोई ऐसी बोरी टाइप होगा, उस बोरी को यहाँ कंधे पे रख के या हाथ में उठा के जैसे आपको चलना चाहिए, और ये 35 किलोग्राम वजन आपको 100 मीटर दूर ले जाना है 2 मिनट के अंदर, चाहे आप जैसे भी ले जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा एक और होता है। एक तो ये हो गया, इसको सब पार कर देते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये बहुत आराम से हो जाती है। थोड़ा चलो, थोड़ा भागो, थोड़ा रुको, उस तरह की है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट हो अगर, तो ये 35 की जगह 20 किलोग्राम वजन हो जाएगा, पर 100 मीटर जाना आपको 2 मिनट में ही आपको भी, पर वजन कम हो जाएगा बस। और दूसरा, अगर लड़की हो तो 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 40 सेकंड में करनी पड़ेगी। ये लड़कियों के लिए कंडीशन होती है। इसमें वजन नहीं होता, वजन सिर्फ ऊपर है 100 मीटर तक, नीचे वजन नहीं है 1 किलोमीटर जाने तक। क्लियर? तो सारी कंडीशन मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर कर दी है। और ये आरआरबी एनटीपीसी में जो उनके टेस्ट होने के बाद और आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें 25 डब्ल्यूपीएम हिंदी और मतलब या आप 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड इंग्लिश में दे दें। तो इनमें से कोई एक स्पीड, दोनों नहीं, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, कोई टाइपिंग एक चाहिए। तो ये आपने पूरा सब कुछ समझ लिया। हिंदी की जो कुर्ती देव पर होती है एंड मंगल फॉन्ट जो भी आपका अवेलेबल होगा वहां उस पर करा दिया जाएगा, ठीक है? हिंदी वाली और इंग्लिश वाली का कोई फॉन्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, ये पूरी डिटेल मैंने आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी पर बहुत अच्छे से दे दी है। फिर भी आपकी अगर कुछ ऐसी जानकारी की सर हमें ये जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।